गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। वेलकम टू समाधान स्टडी। आज केमिस्ट्री की सेकंड क्लास है। कल हमने केमिस्ट्री की बेसिक थ्योरी के बारे में पढ़ा। आज हम केमिस्ट्री को न्यू यूनिट से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो यूनिट 1 है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एटम क्या होता है। एटम को हिंदी में हम परमाणु कहते हैं। एटम का हिंदी मीनिंग होता है परमाणु। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का होता है, जिसका परमाणु द्रव्यमान 1.008 U तथा परमाणु त्रिज्या लगभग 0.931 एंगस्ट्रॉन होती है। एटम मतलब एक सूक्ष्म कण होता है, एकदम एक कण के आकार का होता है, जिसकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते परंतु जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते, मतलब वो फ्री स्टेट में नहीं होते। सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का होता है। सबसे छोटा परमाणु मतलब सबसे छोटा एटम होता है हाइड्रोजन का। उसका और जो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1.008 U तथा परमाणु त्रिज्या उसकी एटॉमिक रेडियस उसका कितना होता है 0.931 एंगस्ट्रॉम होती है। ये जो सिंबल दिया है इसे हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कुछ इस प्रकार है। NaC प्लेटिनम। Na यानी कि होता है सोडियम, C यानी कि कार्बन और Pt यानी कि प्लेटिनम। अब आगे हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को हिंदी में कहते हैं अणु। मॉलिक्यूल को उसका हिंदी मीनिंग होता है अणु। अणु मतलब होता है जैसे किसी एक तत्व या तत्वों के परमाणुओं का समूह अणु होता है। मतलब जैसे कि हम दो परमाणु से मिलकर कोई एक अणु बना सकते हैं। अणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो जैसे H एक परमाणु है और हम लेंगे एक दूसरा H, तो अगर H और H को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा H2। एक क्या बन जाएगा ये मॉलिक्यूल यानी कि अणु बन जाएगा। मतलब दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे दूसरा है H प्लस Cl। तो H प्लस Cl दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाए HCl। तो जैसे दो परमाणु मिलकर एक अणु बना सकते। इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है किसी एक तत्व या तत्वों के परमाणुओं का समूह अणु होता है। मतलब दो परमाणुओं का समूह अणु होता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रहते कह रहा है, मतलब वो स्वतंत्र उसकी जो वो मॉलिक्यूल है वो फ्री स्टेट में होता है और लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है।
इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे N2, O2, HCl, H2O एट्सेट्रा। जैसे N2 हो गया, O2, HCl, H2O। मतलब जैसे कि N प्लस N, ये क्या हो गया, ये दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना दिए। N प्लस N बराबर N2, ये हो गया। जैसे O2, जैसे O प्लस O मिलकर क्या बना देंगे, O2। तो ये दो एटम मिलकर एक क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल बना देंगे। दो एटम मिलकर क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, और सेकंड होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मतलब इसमें मॉलिक्यूल टू टाइप से दिए हुए हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में मतलब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल के तत्व, अणु के तत्व, उसके तत्वों के बारे में दिया है। तो उसके तत्व कौन से होते हैं, O2, N2, Cl2। तो ये उसके अणु के तत्व हुए। और इसमें नेक्स्ट दिया है कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल के कंपाउंड होते हैं HCl, H2O, NH3। मतलब जो HCl है तो वो H प्लस Cl, ये अलग अलग यौगिक अणु से बने हैं, यौगिक अणु से बने। मतलब H एक अलग अणु हुआ और Cl एक अलग अणु हुआ। तो ये दोनों मिलकर जो मॉलिक्यूल बनाते हैं उसे हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं। जैसे इनने बनाए HCl। वैसे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में O प्लस O, यानी कि ये दोनों सेम तत्व हुए, ये दोनों अलग अलग तत्व नहीं हुए, ये सेम तत्व सेम एलिमेंट से मिलकर बना रहे O प्लस O बराबर O2। तो यानी कि ये हुआ अणु के तत्व, यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, और दूसरे हुए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसमें कोई अगर आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी और आपके डाउट क्लियर करूंगी। अब हम आगे पढ़ेंगे एटम के मूल कण। एटम के मूल कण क्या होते हैं। एटम के मूल कण वो होते हैं, जैसे एटम के 3 मूल कण होते। एटम हैव 3 मेन पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनके बारे में तो आपने पहले भी सुना होगा, तो हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन एक मॉलिक्यूल का ही एक पार्टिकल है। इसका सिंबल होता है, यानी कि इसका प्रतीक होता है 1H1 और 1P1। मतलब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रोटॉन है, ये इसके सिंबल्स है, इसके प्रतीक है। तो इसको हम ज़्यादातर यूज़ P का किया जाता है। तो इसका मेन इसका सिंबल है P, ये ध्यान रखेंगे हम।
अब नेक्स्ट है इसका चार्ज। इसके चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। इसमें प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि चार्ज क्या होता है। चार्ज को हम हिंदी में कहते हैं आवेश। तो आवेश, प्रोटॉन में कौन सा आवेश लगता है? पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक आवेश लगता है। वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये होती है पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू। अब आगे इसका मास। इसका मास है, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान। ग्राम में देखेंगे हम, इसका द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ये इसका मास होता है, मतलब इसका द्रव्यमान। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये हमें ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है ज़्यादातर। अब मास यू में, इसका यू में कितना मास होता है द्रव्यमान? इसका मास होता है 1.00727। द्रव्यमान का यू में मास होता है 1.00727। ये प्रोटॉन का होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है और इसका सिंबल, उसके प्रतीक क्या होते हैं? तो उसका इलेक्ट्रॉन भी एक कण ही है, उसी का पार्टिकल है, मॉलिक्यूल का। तो उसका प्रतीक होता है -1 -1 e⁻0 और -b⁻0। और हम मेन इससे बोल सकते हैं ई से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, इलेक्ट्रॉन को, अगर हमें कभी भी इसे रिप्रेजेंट करना हो तो। इसका चार्ज यानी कि इसका आवेश होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव में पाया जाता है। अब इसका वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। मतलब इसके जो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू होती है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसका मास होता है ग्राम में, द्रव्यमान 9.10 10⁻⁻28। अब इसका द्रव्यमान होता है यू में, इसका द्रव्यमान होता है यू में 0.00055, या हम इसको 0.000548 भी बोल सकते हैं। पर इसका मेन होता है 0.0548, पर हम इसको 0.0055 भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी उसका एक थर्ड मेन पार्टिकल्स है इसके मॉलिक्यूल के। तो न्यूट्रॉन में हम सबसे पहले देखेंगे इसका प्रतीक क्या होता है। इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है, 0n1 करके। इसका चार्ज, इसका आवेश होता है न्यूट्रल। इसका 0 मतलब इसका कोई चार्ज नहीं होता, इसमें कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन में। इसका द्रव्यमान ग्राम में होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। इसका मास होता है यू में 1.00898। ये सब याद रखने वाली चीज़ें, ये ऑब्जेक्टिव में ज़रूर पूछी जाती है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका और डिटेल में बताने की कोशिश करूँ। बाकी अदर सिम्बॉल्स है, आप इसको नोट कर सकते हैं। प्रोटॉन में 1H1 और H1, पर मेन इसका P ही रहता है अगर आप याद करना चाहें तो। इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यूट्रॉन को N से। और अल्फ़ा में ये अल्फ़ा की ये होता है, अल्फ़ा को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, बीटा को ये, और गामा को इस तरीके से। ये तो नॉर्मल सी जनरल चीज़ें हैं। अब इसमें एक टॉपिक है, एक्सप्लेन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन। मतलब इसका मतलब होता है रदरफोर्ड का
रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत, हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1911 यानी 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज की। मतलब जो एटम है, एटम के बीच जो न्यूक्लियस होता है उसकी उन्होंने खोज की। और रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी, जो सोने की पतली पन्नी रहती है उस पर यूरेनियम के टुकड़े से प्राप्त अल्फा कणों की बमबारी की और पाया कि अधिकांश अल्फा कणों के मार्ग में धातु की पन्नी में से निकलते समय कोई विचलन नहीं होता है। मतलब ये एक न्यूक्लियस है, मतलब कि एक नाभिक है। रदरफोर्ड ने एक नाभिक की खोज की। रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी पर, मतलब उनने एक सोने की पतली पन्नी ली, फिर उसमें उन्होंने यूरेनियम के टुकड़े से प्राप्त अल्फा कणों की बमबारी की। मतलब कि रदरफोर्ड ने सबसे पहले सोने की पतली पन्नी ली। जो पतली पन्नी रहती है उसमें वो 100 nm की गोल्ड फॉइल रहती है, उसमें उसने यूरेनियम के टुकड़े डाले, फिर उसमें अल्फ़ा जो कण रहते हैं उसमें बमबारी की और पाया कि अधिकांश अल्फ़ा कणों के मार्ग में धातु की पन्नी में से निकलते समय कोई विचलन नहीं होता है। मतलब जैसे अगर ज़्यादा कण रहे तो उसमें विचलन नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़े से अल्फ़ा कण धातु की पन्नी में से निकलते समय अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा नहीं होते, थोड़े कण, जैसे कि ये इसके कण हैं। उनने सोने की पतली पन्नी यूरेनियम के टुकड़े में अल्फ़ा कणों को बमबारी की। तो इसमें से ये जो कण है, इन कणों में से जो अपने मार्ग है, ये अपने मार्ग पे जा रहे हैं, तो कई अपने मार्गों से जो अल्फ़ा कण है, थोड़े से अल्फ़ा कण, वो अपने धातु की पन्नी से निकलते समय अपने मार्गों से विचलित हो जाते। ज़्यादा नहीं होते, अल्फ़ा के कुछ परसेंट के कण, कुछ अल्फ़ा के थोड़े से अल्फ़ा कण धातु की पन्नी से विचलित हो जाते हैं, बता रहा है इसमें। रदरफोर्ड ने जब ये नाभिकीय सिद्धांत को सिद्ध किया था तो उन्होंने ये बमबारी करते हुए इसको देखा था। उनने बहुत सारे कणों को वो सोने की पतली जो पन्नी रहती है उसमें डाला था। लगभग उनने 20,000 अल्फ़ा कणों को, अल्फ़ा कणों को उनने इस सिद्धांत के लिए यूज़ किया। और केवल उसमें से कितने कण उसमें से विचलित हुए? 90 डिग्री, सिर्फ 90 डिग्री वो विचलित हुए उनसे, अल्फ़ा कण। लगभग 20,000 अल्फ़ा कणों में से केवल एक कण में 90 डिग्री या उससे अधिक के कोण की विचलित हुई। सिर्फ एक कण में 20,000 उन्होंने अल्फ़ा कण लिए थे। 20,000 अल्फ़ा कणों में से सिर्फ एक अल्फ़ा कण ने 90 डिग्री का या उससे अधिक का कोण विचलित हुआ। बस जब उनने ये सिद्धांत को किया तो
उपरोक्त निरीक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न निष्कर्ष प्रतिपादित किए हैं। तो पहला निष्कर्ष है, चूंकि अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए धातु की पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, यानी कि खोखला होता है। मतलब जैसे उनने अधिकांश अल्फा कणों अपने मार्ग से बिना विचलित हुए धातु पन्नी को पार करके सीधे निकल गए। मतलब कि उनने 20,000 अल्फा कणों को उनने पन्नी के पार सीधे निकल जाते हुए देखा। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग, जो परमाणु होता है यानी कि जो एटम होता है, उसका अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला। खोखला यानी कि रिक्त होता है, खाली होता है। अब इसका दूसरा निष्कर्ष ये है कि थोड़े से अल्फा कण धातु की पन्नी से प्रतिकर्षित हो जाते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु में कुछ धनावेशित एवं भारी कण होते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है, जैसे कि इससे पहले हमने निष्कर्ष में देखा कि जो कुछ अल्फा कण जो होते हैं वो सीधे निकल जाते हैं। मतलब उससे पन्नी के पूरे सीधे पार निकल जाते हैं, बिना कहीं रुके, बिना कोई विचलित, अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। लेकिन इसमें दूसरे निष्कर्ष में ये दिया है कि थोड़े से अल्फा कण, मतलब जो थोड़े से जो अल्फा कण होते हैं, जो कण अल्फा कण होते हैं, वो धातु की पन्नी में प्रतिकर्षित हो जाते हैं। मतलब उसमें उसके सीधे पार नहीं जा पाते। मतलब कि वो जो उसके कण होते हैं वो थोड़े भारी और उसमें थोड़ा धनावेशित होता है, इसीलिए वह पन्नी से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। इसके दूसरे निष्कर्ष में ये दिया है रदरफोर्ड के हिसाब से। रदरफोर्ड ने दूसरा निष्कर्ष दिया है। इसका तीसरा निष्कर्ष है, पूर्णतया विक्षेपित होने वाले अल्फा कणों की संख्या बहुत कम होती है, अतः धनावेशित एवं भारी कणों द्वारा घेरा हुआ स्थान बहुत कम होता है। इस प्रकार रदरफोर्ड ने सुझाव दिया कि परमाणु का लगभग समस्त भार तथा कुल धनावेश उसके केंद्र में एक सूक्ष्म स्थान में स्थिर होता है, जिसे परमाणु का केंद्रक या नाभिक कहते हैं। इसका मतलब है, जो अल्फा कण होते हैं, जो एक कण होते हैं, ये पूरी तरह से ये डिफ्लेक्ट नहीं करते। मतलब बहुत कम संख्या में अल्फा कण डिफ्लेक्ट कर पाते। तो जैसे जिसमें पॉजिटिवली चार्ज जो होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और जो भारी कण होते हैं, भारी कण द्वारा घेरा बनाया हुआ स्थान बहुत कम होता है। मतलब जो कोई एक जगह पर ही ये पॉजिटिव चार्ज होता है, कोई बहुत कम स्थान पर इसका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो रदरफोर्ड के हिसाब से परमाणु का लगभग समस्त भार तथा कुल धनावेश उसके केंद्र, मतलब रदरफोर्ड के हिसाब से जो परमाणु का लगभग समस्त भार और उसका जो कुल चार्ज, उसका जो पॉजिटिव चार्ज उसके केंद्र में स्थित होता है, उसके केंद्र में स्थित होता है। इसीलिए परमाणु के केंद्रक का, उसको
परमाणु के केंद्रक को उन्हें नाभिक कहा है। इस तरह से रदरफोर्ड ने इस तीसरे निष्कर्ष को समझाया है। रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत यह कहता है कि जो उसकी अल्फा कणों की संख्या बहुत कम होती है, जिससे पॉजिटिव चार्ज एवं भारी कणों द्वारा घेरा हुआ स्थान बहुत कम होता है, तो रदरफोर्ड का इसमें यह कहना है कि परमाणु का लगभग समस्त भार तथा कुल धनावेश यानी कि उसका जो पॉजिटिव चार्ज उसके केंद्र एक सूक्ष्म स्थान में स्थित होता है। मतलब उसका एक सूक्ष्म स्थान, उसका बीच का न्यूक्लियस यानी कि उसका नाभिक परमाणु का केंद्रक कहते हैं, जिसे रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत यह कहता है। अगर आपको यह टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।